तो रिसेंटली मेरे फीड में भर भर के वीडियोस आ रहे थे कंसोल किलर पीसीज के, लेकिन वो सब बहुत ही महंगे थे, जो कि पूरा पर्पस ही खत्म कर देता है वीडियो का। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा पीसी ले रहे हो जो कि कंसोल किलर है और कंसोल के बराबर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसका प्राइस कंसोल से डबल है, तो फिर उसका कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन कैसा होगा अगर मैं बोलूं कि कंसोल किलर पीसी मैंने मंगाया है सिर्फ 65,999 में, जो सारे लेटेस्ट AAA गेम्स 2K अल्ट्रा सेटिंग्स में चला सकता है, वो भी तगड़े FPS में। तो आ गया भाई हमारे पास ये गेमिंग पीसी का बॉक्स। ऑलरेडी काफी बड़ा लग रहा है, आप देख सकते हो, एंड बबल रैप वगैरह भी बहुत ज्यादा ही कर रखा हुआ है। आई नो मुझे खुलने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। पूरा ओपन होने के बाद यहाँ पे पीसी का बॉक्स जो है वो अलग है और इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग से दिए गए हैं। बाकी आप देख सकते हो ये रहा पूरा का पूरा बबल रैप, तो बहुत ज्यादा सेफ पैकेजिंग में आता है ये। बाकी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग से इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि मैं इन्हें लगा पाऊंगा, जो कि इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा ईजी है। और इससे होगा ये कि कोई भी जो पार्ट है ना वो डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाय करते हो तो सारे पार्ट्स लग कर ही आएंगे, या फिर आप चाहो तो उन्हें बोल सकते हो कि आपको कैसी पैकेजिंग चाहिए। मुझे यहाँ पर सारे पार्ट्स को खुद से ही इंस्टॉल करना था, इसलिए ये जो पैकेजिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पार्ट्स अलग से आए हैं, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड हो गया और CPU कूलर हो गया, ये सारे पार्ट्स बिल्कुल अलग से आए हैं। तो इस बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फोम का यूज किया गया है। और ये रहा हमारा पीसी, और भाई क्या ही तगड़ा लग रहा है ये देखने में। काफी छोटा सा है और काफी पोर्टेबल लग रहा है। इसके ऊपर एक हैंडल भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बाकी ये जो ग्लास पैनल आप देख रहे हो, देखकर लगता है कि स्क्रैचेस हैं, लेकिन वो स्क्रैचेस नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा हुआ है जिसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है। बाकी अगर मैं यहाँ से इन्हें खोलूं तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे मिलता है, ये आप देख सकते हो, ये जो अजीब सी चीज है ये एंटीना है वाईफाई का, तो ये अलग से लग जाएगा पीसी के ऊपर। फिर दूसरे वाले इस पैकेज में है पावर केबल, और ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड का बॉक्स जिसके अंदर है RTX 4060 ट्विन एज, जो कि आता है Zotac गेमिंग की तरफ से। इसे भी ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड भी सही सलामत है। इनफैक्ट ये तो मुझे नया लग रहा है, गेम लोड वालों से मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये ओपन बॉक्स कंडीशन में है, मतलब कि इसका बॉक्स खुल गया है और यूज नहीं किया गया था इस ग्राफिक्स कार्ड को। फिर यहाँ पे मुझे मिला है CPU कूलर, जो कि आता है कूलर मास्टर की तरफ से। तो ये सारे पार्ट्स मैंने निकाल लिए हैं और अब बारी है इन्हें इंस्टॉल करने की। बाय द वे हाँ, इन लोगों ने मुझे थर्मल पेस्ट भी दिया था CPU कूलर के साथ में, तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। अब ये प्री ओन्ड पीसी है, तो आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, एंड जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने गेम लूट से यहाँ पे पूछ लिया है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सारे पार्ट्स अच्छे से टेस्ट किए गए हैं? तो यस, प्री ओन्ड पीसीज के अंदर जो भी इनके वेबसाइट में लिस्टेड है, चाहे वो ये वाला हो या फिर कोई दूसरा पीसी हो, उनके हर एक पार्ट को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही वो आपको पीसी भेजते हैं। एंड ये जो पीसी है वो एक प्री ओन्ड पीसी है, तो क्या इसमें वारंटी मिलेगी या फिर नहीं? तो गेम लूट की तरफ से जितने भी प्री ओन्ड पीसीज हैं उनके अंदर आपको 1 मंथ की वारंटी मिलेगी। इस वारंटी पीरियड के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप रिफंड भी ले सकते हो। कुछ लोगों को कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो EMI के लिए भी मैंने पूछा था। अगर आपका ऑर्डर 45,000 से ज्यादा है तो नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एंड जस्ट इन केस मान लो अगर आप ये वाला पीसी खरीद रहे हो, आई नो अभी आपको इसके स्पेक्स नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो क्या वो पॉसिबल है? तो यस, प्री ओन्ड पीसी हो या फिर न्यू पीसी हो, वो प्रॉपरली कस्टमाइजेबल है। उसके अंदर आप कोई भी पार्ट्स न्यू या फिर प्री ओन्ड कंडीशन में लगवा सकते हो। जैसे कि अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड चेंज करवाना है तो वो हो जाएगा, मदरबोर्ड चेंज करवाना है तो वो भी हो जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जो कि आपको चेंज करवाना है, तो वो सब कुछ पॉसिबल है प्री ओन्ड कंडीशन एंड न्यू में भी। बट अगर आप प्री ओन्ड खरीद रहे हो तो उसमें अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, शायद वो पार्ट अवेलेबल ना हो प्री ओन्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे जो केस यूज किया गया है वो है एंटी स्पोर्ट की तरफ से बॉक्सी एयर मिनी टावर, जो कि न्यू कंडीशन में है, मतलब कि ये पार्ट प्री ओन्ड नहीं है। ये केस मुझे काफी अच्छा लगा। मिनी टावर है तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, एयर फ्लो के लिए टॉप में काफी सारे होल्स दिए हुए हैं, एंड सामने के साइड एक 120 mm का फैन भी लगाया जा सकता है, एंड पोर्टेबल है, बिल्ट इन हैंडल है, तो कहीं पे भी उठाकर ले जा सकते हो, कैरी करना काफी ईजी हो जाता है इसको। मदरबोर्ड यहाँ पे यूज किया गया है गीगाबाइट का X570i Aorus Pro वाईफाई मदरबोर्ड, जो कि मिनी ITX फॉर्म फैक्टर वाला है और काफी अच्छा हाई क्वालिटी मदरबोर्ड है ये। 2 DDR4 रैम स्लॉट है, 4 SATA कनेक्टर्स और 2 M.2 स्लॉट्स हैं। बाकी इसके M.2 स्लॉट के ऊपर एक फैन मिल जाएगा जो कि SSD को हीट होने से बचाएगा। PCIe 4.0 स्लॉट मिल जाएगा। फिर अगर हम बैक पैनल कनेक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पे एक USB Type-C पोर्ट मिल जाता है 3.2 Gen 2 वाला, एक USB Type-A पोर्ट जो कि USB 3.2 Gen 2 है, 4 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स, एक RJ45 LAN पोर्ट और 2 एंटीना कनेक्टर्स मिल
मिल जाते हैं वाईफाई के लिए, एक डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट्स और 3 ऑडियो जैक। अब बात करते हैं इस पीसी के पार्ट्स के बारे में कि आखिर इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है AMD का Ryzen 7 5800X, जिसका बेस क्लॉक है 3.8 GHz एंड बूस्ट क्लॉक है 4.7 GHz। और ये प्रोसेसर 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ आता है। इसे लॉन्च हुए तो थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन ये अभी भी बहुत केपेबल प्रोसेसर है। अभी भी बहुत सारे बजट बिल्ड्स AM4 प्लेटफॉर्म पे ही बनाए जाते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा केपेबल प्रोसेसर है। बाकी इस प्रोसेसर के अंदर आपको कोई भी इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलता, अलग से ग्राफिक्स कार्ड बाय करना ही पड़ेगा, वरना डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलने वाला आपको। CPU को कूल करने के लिए कूलर मास्टर हाइपर 212 स्पेक्ट्रम V3 ARGB एयर कूलर का यूज किया गया है, जिसमें अच्छा खासा बड़ा हीट सिंक देखने मिल जाता है। अब इसे तो मैं AM4 सॉकेट के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोसेसर है वो AM4 सॉकेट वाला है, लेकिन आप इसे AM5 और इंटेल के LGA 1700, 1200 और 115X के लिए भी ये सपोर्ट करता है, तो आप उसमें भी यूज कर पाओगे। बाकी वीडियो में हम स्ट्रेस टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रोसेसर को कितना कूल रख पाता है। रैम यहाँ पे टीम ग्रुप की तरफ से आने वाला T-Force Delta RGB यूज किया गया है, जो कि 2 स्टिक्स है 16 GB ईच और इनका क्लॉक स्पीड है 3200 MHz। बाकी RGB रैम है ये, तो इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह को, और FPS बूस्ट भी मिलेगा आपको। स्टोरेज में यहाँ पे Samsung 990 Pro 1TB M.2 NVMe SSD यूज हुआ है, जिसका इंटरफेस PCIe Gen 4.0 है और इसीलिए स्पीड काफी अच्छी मिल जाती है। रीड में आपको मिलेगा 7.45 Gbps और राइट में मिलेगा आपको 6.9 Gbps। ग्राफिक्स कार्ड में यूज किया गया है यहाँ पे Zotac RTX 4060 Twin Edge, जो कि 8GB GDDR6 VRAM के साथ आता है एंड ये कैबिनेट में फिट भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो कैबिनेट है इसका साइज काफी छोटा है। बाकी हाँ, इससे बड़े कार्ड भी फिट हो जाएंगे इसमें, लेकिन उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। इस पूरे बिल्ड की अप्रोक्सीमेट पावर कंजम्पशन है 310 वॉट एंड जो भी वोल्टेज आप कैलकुलेट करते हो उसे हमेशा 20 से 30% हाई कैपेसिटी वाला PSU ही लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 500 वॉट का भी पावर सप्लाई होता तो वो सफिशिएंट होता, लेकिन फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 750 वॉट्स का पावर सप्लाई यूज किया गया है। तो काफी आराम से अगर आप फ्यूचर में पावर सप्लाई को अपग्रेड करना चाहते हो तो वो बहुत ही आराम से कर सकते हो और आपको पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब पीसी को बूट करने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे गेम्स डाउनलोड में लगा दिए थे, लेकिन तब तक हम लोग पहले बेंचमार्क टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप इसे कंपेयर कर पाओ अगर आपने किसी दूसरे पीसी बिल्ड की वीडियो देखी है तो Cinebench R23 रन किया मैंने एंड CPU सिंगल कोर का स्कोर आया है 1590 एंड मल्टी कोर का स्कोर है 14779 एंड इसके आसपास ही स्कोर आता है लोगों का इंटरनेट पे, मैंने चेक किया था। सिंगल कोर में 1600 एंड मल्टी कोर में 15000 के आसपास आता है लोगों का, तो ये सब कुछ मैच कर रहा है। एंड प्रोसेसर पे फुल लोड देने के बाद भी जो टेम्परेचर था वो 70 to 71 डिग्री ही था। कोई जो बहुत हैवी गेम्स हैं जैसे कि स्पाइडरमैन 2 उसमें 75 डिग्री तक चला जाता है और ये काफी नॉर्मल टेम्परेचर है इस टाइप के प्रोसेसर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एयर कूलर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। फिर Geekbench 6 रन किया है मैंने, जिसमें सिंगल कोर में 2205 और मल्टी स्कोर में 9635 का स्कोर आया है। इंटरनेट पे भी लोगों का 2000 से लेकर 10000 के बीच ही स्कोर आता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे प्रोसेसर में कोई भी कमी नहीं है और ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। फिर Geekbench 6 में ग्राफिक्स कार्ड को भी टेस्ट किया, जिसका OpenCL में स्कोर आया है 1,06,811। RTX 4060 का यही रेंज होता है 95,000 से लेकर 1,05,000, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्कोर आया है वो है 1,06,000। इसका मतलब यह है कि ग्राफिक्स कार्ड भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फिर मैंने फॉर्मार्क भी रन किया GPU पे स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए एंड कोई भी क्रैश नहीं हुआ, मतलब सारी चीजें बढ़िया से काम कर रही है ग्राफिक्स कार्ड में। और यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो भी 70 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक चला जाता था, जो कि नॉर्मल होता है। तो अब सारे बेंचमार्क्स हो चुके हैं, तो क्यों ना हम गेम्स को भी टेस्ट कर ले। मेरा गोल यहाँ पे सेटिंग्स पे सेटिंग चेंज करने वाला फ्रीक बनना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा मॉनिटर 2K रेजोल्यूशन का है और मैं जो भी गेम्स रन करना चाहता हूँ उसमें बिना कोई सेटिंग्स चेंज किए या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करके मुझे 2K 60 FPS में चल जाए सारे गेम्स। तो यही बस मेरा गोल है कि सारे गेम्स 2K 60 FPS पे चल रहा है। सबसे पहले मैंने ब्लैक मिथ वुकोंग को रन किया है। 2K रेजोल्यूशन पे मुझे मीडियम टू हाई सेटिंग्स में 70 to 80 FPS मिल रहे थे। बाकी ग्राफिक्स वाइज मुझे तो कोई भी कमी नहीं दिख रही है, इस गेम को ऐसे ही खेला जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप RTX वगैरह ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़े FPS कम हो जाते हैं। मैंने सेम सेटिंग्स पे
पे RTX को लो करके ऑन किया और जो FPS थे वो ड्रॉप होकर 45 चले गए, लेकिन थोड़ा बहुत ट्वीक करने के बाद ये 60 FPS पर आ गया। तो आप RTX ऑन करके भी इसे खेल सकते हो। फिर मैंने खेला है यहाँ पे GTA 5 Legacy, क्योंकि GTA 5 का एनहेंस्ड वर्जन तब नहीं आया था जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। तो GTA 5 को मैंने 2K अल्ट्रा सेटिंग्स पे चलाया है और इजीली मुझे 120 से लेकर 130 FPS मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने रन किया मार्वल स्पाइडरमैन 2 और 2K मीडियम सेटिंग्स पे विद RTX ऑन। आप देख सकते हो RTX के साथ ये गेम कितना सुंदर दिखता है। एंड यहाँ पे मुझे इजीली 50 to 60 FPS मिल रहे थे। थोड़ा ट्वीक करने के बाद 60 प्लस FPS मिलने लगे थे मुझे। बस कभी कभी ये ड्रॉप हो जाता है नए एरिया में, लेकिन कॉन्स्टेंटली 60 FPS आपको मिल ही जाएंगे। स्पाइडरमैन 2 के बाद मैंने खेला लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 रीमास्टर्ड, जो कि 2K मीडियम सेटिंग्स पे चल रहा है, ऑफ कोर्स विद DLSS ऑन। और इस गेम में मुझे इजीली 90 to 100 FPS मिल रहे हैं। इंटीरियर वाले लोकेशन पे तो और भी ज्यादा FPS बढ़ जाते हैं। लास्ट ऑफ अस के बाद मैंने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक रन किया है और यहाँ पे सेटिंग्स ट्वीक करने पड़े मुझे। गेम को 2K पे रन करने के लिए DLSS एंड फ्रेम जेन ऑन करना पड़ा एंड बाकी सेटिंग्स अल्ट्रा पे है, जिसपे मुझे इजीली 60 to 70 FPS मिल रहे हैं। फ्रेम जेन और DLSS ऑन करने पे मुझे 60 नहीं मिल रहे थे। बाकी यहाँ जब DLSS ऑफ था तो मुझे 60 FPS नहीं मिल रहे थे। इसके बाद मैंने रन किया है घोस्ट ऑफ त्सुशिमा एंड उसमें भी 2K रेजोल्यूशन पे आराम से मुझे 60 प्लस FPS मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी नए AAA गेम्स टेस्ट कर लिए हैं और ये सारे के सारे कंसोल गेम्स ही रन किए मैंने, आपने नोटिस किया होगा। एंड कमाल की बात यह है कि इवन दो इसमें से कुछ गेम्स बहुत ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन सभी में मुझे 2K रेजोल्यूशन पे अच्छे FPS मिल रहे हैं। इफ यू नो PS5 भाई 4K में तो गेम चलाता है, लेकिन सभी को पता है कि वो अपस्केल्ड 4K होता है, ना कि नेटिव 4K। तो यहाँ पे जो 2K रेजोल्यूशन पे मेरा जो गेम चल रहा है वो सेम है PS5 के 4K रेजोल्यूशन के। इसका मतलब है ये जो PC है वो PS5 के स्पेक्स को मैच कर रहा है और दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बाकी हाँ, वही बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि इस PC में ना चले। अब चाहे वो वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर हो जैसे कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, या फिर जो भी आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो सब कुछ चल जाएगा। फोटोशॉप, ब्लेंडर वगैरह आप सब कुछ रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाँ गाइस, यही था इस वीडियो में। मैंने आपको दिखाया कि गेम लूट से अगर आप PC बाय करते हो प्री ओन्ड कंडीशन में तो आपको कैसा PC मिलता है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी लगा। मतलब PS5 आता है 45,000 में और अगर आप इसे 65,000 में खरीद रहे हो तो आप PS5 जैसे गेम्स तो खेल ही सकते हो, क्योंकि आजकल जितने भी कंसोल गेम्स हैं वो तो PC पर आ ही जाते हैं। जैसे स्पाइडरमैन आ गया, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आ गया और सिर्फ एक दो ही गेम बचे हैं जो कि अभी PC पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से PC लेना बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और गेम लूट जैसा अगर अफोर्डेबल आपको वेबसाइट मिल रहा है जहां पे आपको इतना हाई स्पेक PC इतने कम प्राइस में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। बाकी अगर आपको PC बाय करना है या फिर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करके गेम लूट से डायरेक्टली सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने gameloot.in का लिंक भी दे दिया है, आप उन्हें जाकर चेकआउट जरूर करना। और अगर आप अपने लिए कंसोल या फिर PC बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप PS5 बाय करोगे या फिर एक गेमिंग PC। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रही होगी जो कि आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी, तो उसे क्लिक करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।